हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज फिर से मैं जीएस का सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का, तो दोस्त आज जीएस का सेशन है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जामों के लिए। तो कृपया फटाफट हमारे सेशन को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कौन सी हार्मोन फाइट ऑफ फ्लाइट अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो दोस्त वो जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? तो वो है एड्रिनल, जिसे आप क्या कहते हैं? एड्रिनल। आप ध्यान रखिएगा, एड्रिनल हार्मोन को फाइट ऑफ फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एड्रिनल। ठीक है दोस्त, जैसा कि एड्रिनल यह हार्मोन जो है, इसके कारण जो आपके अंदर उत्तेजना होना या भयभीत होना, जितने भी क्रिया होती है आपके शरीर में, ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये होता है एड्रिनल हार्मोन के कारण। तो आप ध्यान रखिएगा, किसे लड़ो, और हिंदी इसका क्या हुआ दोस्त? लड़ो और उड़ो हार्मोन। आप ध्यान रखिएगा, इसकी हिंदी जो हुआ, इसका हिंदी क्या हुआ? लड़ो और उड़ो। इसे इंग्लिश में हम फाइट ऑफ फ्लाइट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी हार्मोन फाइट ऑफ फ्लाइट की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो यह है एड्रिनल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो दोस्त इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है दोस्त? ये होता है कैडमियम। किसके कारण दोस्त? कैडमियम। आप ध्यान रखिएगा, कैडमियम के कारण ही इटाई इटाई रोग होता है। जैसा कि मिर्माता रोग, ये किसके कारण होता है? तो ये पारा के कारण होता है, जिसे हम एचजी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पारा होते हैं इसके कारण ही मिर्माता रोग होता है। तो इटाई रोग किसके कारण होता है? ये होता है कैडमियम। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कैडमियम, जिसे हम सीडी से डिनोट करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जिसे हम क्या करते हैं? सीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। नाइट्रोजन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्त नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? वो थे रदरफोर्ड। आप ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रोजन है इसका आविष्कार या खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रदरफोर्ड। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। शाकाहारी का छोटी आंत मांसाहारी के छोटी आंत से क्या होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो शाकाहारी होते हैं उसका छोटी आंत जो होता है मांसाहारी के छोटी आंत से बड़ा होता है। आपको अचंभा होगा, आपको लगता है क्योंकि भाई मांसाहारी जो वो क्या आता है, उसके अंदर पचाने की क्षमता अधिक होती है कोई चीज़ को, क्योंकि मांसाहारी है, वो मांस वगैरह खाते हैं। परंतु आप ध्यान रखिएगा, जो शाकाहारी होते हैं उसका जो छोटी आंत होता है वो मांसाहारी के छोटी आंत से बड़ा होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? बड़ी या बड़ा होता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छोटी आंत, जितने भी प्रोटीन जो आप खाना खाते हैं सभी का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो ये सभी होता है छोटी आंत में, और जल का जो अवशोषण होता है वो होता है बड़ी आंत में। तो आप ध्यान रखिएगा, शाकाहारी का छोटी आंत जो होता है मांसाहारी के छोटी आंत से बड़ा होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। वसा को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, वसा पूछा है तो वसा को तोड़ने का काम करता है कौन सा दोस्त? लाइपेज। आप ध्यान रखिएगा, जो वसा होते हैं वसा को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो वो है लाइपेज। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। साथ ही दोस्त, यदि आपसे पूछे कि प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो प्रोटीन को तोड़ने का काम जो एंजाइम करता है वो है कौन सा दोस्त? वह है पेप्सिन। आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कृपया आप किसी भी सवाल को पढ़ते हैं तो लिंक करके पढ़िए, क्योंकि लिंक करने से लिंक करके पढ़िएगा तो इससे क्या होगा? आपको अधिक से अधिक जानकारी होगा। तो जैसे कि वसा की बात आई तो फिर हम प्रोटीन को देख लिए हैं। तो एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। तो वसा को तोड़ने का काम लाइपेज करता है। परंतु यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि जो प्रोटीन होता है उसे ब्रेक डाउन करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो वह है पेप्सिन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पेप्सिन। इसका आंसर लाइपेज है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। पानी में साधारण नमक मिलाने पर उसके क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो पानी होते हैं यदि उसमें
साधारण नमक मिला दें या कोई भी अशुद्धि पदार्थ मिलाते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यदि पानी में साधारण नमक हो या किसी प्रकार का कोई भी अशुद्धि चीज़ हो, उसे यदि आप पानी में डालेंगे तो उसका क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसे हम क्वथनांक कहते हैं, उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। परंतु हिमांक जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, हिमांक क्या होता है, वो क्या होता है, घट जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। यदि क्वथनांक की बात की जाए तो वो बढ़ जाता है, परंतु हिमांक की बात करेंगे तो वो घट जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, बढ़ जाता है। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो दोस्त परमाणु रिएक्टर, जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें मॉडरेटर के रूप में यानी मंदक के रूप में जिसका उपयोग होता है वो कौन सा है दोस्त, वह है ग्रेफाइट। आप ध्यान रखिएगा, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो यह है ग्रेफाइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्बन का 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। तो परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का रूप में जिस तत्व का उपयोग होता है वो क्या है दोस्त, ग्रेफाइट। साथ ही दोस्त ग्रेफाइट का उपयोग संनेहक के रूप में किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में लुब्रिकेंट भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, परमाणु रिएक्टर में तो मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग होता है, परंतु संनेहक के रूप में जो मशीनें होते हैं उसमें संनेहक के रूप में किसका उपयोग होता है, यह है ग्रेफाइट। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, ग्रेफाइट। साथ ही दोस्त ग्रेफाइट का एक इंपॉर्टेंट अपवाद है कि यह अधातु होते हुए, ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। यह सबसे बड़ी बात है, एक अपवाद है। अपवाद जितने भी होते हैं उन्हें आप याद रखें, क्योंकि अपवाद अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्रेफाइट का एक गुण है कि ये अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। तो जितने भी फैक्ट हैं ग्रेफाइट के बारे में ध्यान रखिए। इसी तरह आप लिंक करके पढ़िए, लिंक करने से क्या होगा, आपको अधिक से अधिक जानकारी होगा, इससे आप अपडेट रहिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। मनुष्य में कौन सा श्वसन वर्णक है। तो आप ध्यान रखिएगा, मनुष्य में कौन सा श्वसन वर्णक है, तो वह हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, आप ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। तो मनुष्य में कौन सा श्वसन वर्णक है, यह है हीमोग्लोबिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे शरीर का जो रक्त है लाल होता है, किसके कारण होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और दोस्त हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो दोस्त जो हीमोग्लोबिन होते हैं इसमें लोहा पाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, लोहे की मात्रा जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं जिसे हम CaO भी कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्त, इसे कहते हैं काली चूना। आप ध्यान रखिएगा, काली चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। साथ ही दोस्त बिन बुझा हुआ चूना, बिन बुझा हुआ चूना भी काली चूना को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, काली चूना। परंतु काली चूना में मतलब CaO में कैल्शियम ऑक्साइड में यदि हम पानी डाल दें, H2O अगर डाल दें, यदि कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दें तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है भाखड़ा चूना, जिसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH2। आप ध्यान रखिएगा, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH2। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना कहा जाता है। तो बुझा हुआ चूना को क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना बोलते हैं भाखड़ा चूना। तो आप ध्यान रखिएगा, काली चूना का सूत्र क्या होता है, CaO, और बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH2। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त यदि कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर दें तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। आप ध्यान रखिएगा, यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दें तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है, काली चूना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। मवेशी जल्द ही घास को निगल जाते हैं क्योंकि अपने शरीर में वो क्या रखता है। आप देखते होंगे मवेशी जो भी है, चाहे गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, बैल हो, ये सभी क्या है, अपने शरीर में जो घास उतना जटिल पदार्थ होते हुए भी उसे तुरंत निगल जाते हैं। ये किसके कारण होता है, क्योंकि उसके शरीर में रुमेन होता है। उसके जो शरीर होते हैं उसमें क्या होता है, रुमेन होता है, इसी के कारण वो घास को जल्द ही निगल जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मवेशी जल्द ही घास को निगल जाते हैं क्योंकि
वो अपने शरीर में क्या रखते हैं, रुमेन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, रुमेन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा, ब्राउन कोयला, जिसे हम ब्राउन कोयला भी इंग्लिश में कहते हैं, तो भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है दोस्त, यह है लिग्नाइट। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है, लिग्नाइट। जैसा कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं, तो कोयला में सबसे अधिक पूछा जाए कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वो होती है एंथ्रासाइट। आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो कार्बन की मात्रा होती है वो किस कोयले में होती है, तो वो है एंथ्रेसाइट। लगभग में उसमें वो कार्बन का मात्रा 80% लगभग में होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, लिग्नाइट। ठीक है दोस्त, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो बता दिए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 12। उत्तल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होते हैं इसमें हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है सीधा। ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर क्या है, सीधा। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होते हैं हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें बनता है सीधा। साथ ही दोस्त, जो आपके साइड मिरर होते हैं, जो गाड़ी में, मोटर कार में जो साइड मिरर होते हैं, उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। साथ ही जो भी फैक्ट हैं वो हम बता चुके हैं। तो उत्तल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है दोस्त, वो होता है सीधा बनता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। उत्तल लेंस का मान हमेशा क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तल लेंस होते हैं इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। जो उत्तल लेंस होता है इसका मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक। और जो अवतल लेंस होते हैं उसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, धनात्मक। साथ ही दोस्त, जो दूरदृष्टि दोष होते हैं, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस। क्या होता है दोस्त, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक, और अवतल लेंस का मान होता है ऋणात्मक। और अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के सुधार में। तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14। अमोनिया का ज्यामितीय आकार किस प्रकार का होता है। तो दोस्त, जो अमोनिया जो होते हैं इसका ज्यामितीय आकार किस प्रकार का होता है, तो ये होता है चतुष्फलकीय। आप ध्यान रखिएगा, अमोनिया का ज्यामितीय आकार किस प्रकार का होता है, ये होता है चतुष्फलकीय। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, चतुष्फलकीय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है। तो सबसे अधिक जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, वो किसका होता है, वो होता है चांदी का। आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का। और चांदी जो होता है विद्युत का सुचालक भी होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है, वो होता है चांदी का। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, चांदी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी तार हो, यदि उसकी हम लेंथ बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, उसका प्रतिरोध का मान भी दुगना हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, यदि किसी तार की लंबाई अगर दुगनी कर दें तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा दोस्त, वो भी हो जाएगा दुगना। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, मतलब क्या हो जाएगा, 2R। जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2R। तो अब ध्यान रखिएगा, यदि हम किसी चीज़ की लंबाई अगर दुगनी कर दें तो उसका जो प्रतिरोध होता है R जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 2R। तो किसी तार की लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, दुगना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। वनस्पति तेल, जो वनस्पति तेल होते हैं उससे घी बनाने में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो वनस्पति तेल होते हैं हमारे घर में, सरसों का तेल, उससे यदि घी बनाना हो तो उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्त, उत्प्रेरक के रूप में, तो वो होता है निकेल। आप ध्यान रखिएगा, जो घरों में वनस्पति तेल से घी बनाने में जिस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है वो क्या है दोस्त, निकेल। और साथ ही साथ वनस्पति तेल से घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। आप ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। तो वनस्पति तेल से घी बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्त, उत्प्रेरक के रूप में, तो यह है निकेल। ठीक है दोस्त, जैसा कि निकेल क्या है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट इत्यादि सभी क्या है, सभी लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्त, कार्नेलाइट जो है ये मैग्नीशियम जो होते हैं इसका अयस्क है। आप ध्यान रखिएगा, कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो यह है मैग्नीशियम की। तो जैसा कि मैग्नीशियम के और इंपॉर्टेंट जो अयस्क है वो भी डोलोमाइट, मैग्नेसाइट इत्यादि किसका अयस्क है, यह है मैग्नीशियम के।
तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट अयस्क होते हैं उसे आप याद कर लें। जैसे लोहा का, लोहा कौन कौन सा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सभी क्या है, ये लोहा का इंपॉर्टेंट अयस्क हैं। जैसे एल्युमिनियम का जो अयस्क है कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड। बात की जाए पारा का क्या होता है, सिनेबार। बात की जाए थोरियम का क्या होता है, मोनोजाइट। तो जितने भी अयस्क हैं उन्हें आप याद कर लें। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, यह है मैग्नीशियम का। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो दोस्त उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया है हुगो डी ब्रिज के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो यह है हुगो डी ब्रिज के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, हुगो डी ब्रिज। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था, हुगो डी ब्रिज। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आता है। तो दोस्त जो जेलीफिश होते हैं ये किस फाइलम के या संघ के अंतर्गत आता है दोस्त, यह है सिलेंट्रेटा। अब ध्यान रखिएगा किसके अंतर्गत आता है, यह है सिलेंट्रेटा। तो इसका आंसर क्या है, सिलेंट्रेटा। और बात की जाए सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्थ्रोपोडा में कीट पतंगे आते हैं, जितने भी तिलचट्टे कीट पतंगे सभी किस में आते हैं, सभी आर्थ्रोपोडा में आता है। तो आप ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। यदि पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वो कौन सा है, वह है मोलस्का। दूसरा जो है वह है मोलस्का। तो आप ध्यान रखिएगा जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आता है, तो वह है सिलेंट्रेटा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, सिलेंट्रेटा। तो आप ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम क्लास भी लेके आएंगे इसका, जंतु का जो वर्गीकरण है इसके बारे में, उसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 21। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्त उत्तक, जो उत्तक होते हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। आप ध्यान रखिएगा उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, हिस्टोलॉजी। साथ ही दोस्त कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या दोस्त, साइटोलॉजी। तो जितने भी अध्ययन हैं उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। साथ ही दोस्त रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमटोलॉजी। क्या दोस्त, हेमटोलॉजी। ठीक है दोस्त, तो कृपया आप लिंक करके पढ़ें, इससे क्या होगी, आपको ये जानकारी अधिक होगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। अनुवांशिकी कोड, या कोड होगा दोस्त, कोड होना चाहिए, कोड। अनुवांशिकी कोड का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो दोस्त जो अनुवांशिकी कोड होते हैं इसका प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, यह है हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा अनुवांशिकी कोड का प्रतिपादन किया गया। साथ ही दोस्त इन्हें इस कोड के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि अनुवांशिका का पिता किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिका का पिता कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अनुवांशिकी कोड का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया दोस्त, ये है हरगोविंद खुराना। तो इसका आंसर क्या है, हरगोविंद खुराना। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आप ध्यान रखिएगा किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य जिसे हम बोलते हैं वेवलेंथ, वो सबसे कम होता है, तो होता है बैगनी का। जो बैगनी कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और बात की जाए सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक होता है लाल रंग का। आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि कम पूछे तो बैगनी का, परंतु अधिक पूछे थे वो होगा लाल रंग का। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है दोस्त, ये है बैगनी का। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे। तो दोस्त घर्षण विद्युत, जो घर्षण विद्युत हैं इसके आविष्कारक कौन थे, ये थे थेल्स। कौन थे दोस्त, थेल्स। आप ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ ये हुआ कि जो विद्युत होता है घर्षण के कारण भी विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। यदि दो वस्तु को आप रगड़ें या घर्षण करें तो उससे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होना संभव है। तो इसका जो आविष्कार किया, इसके बारे में जिन्होंने पता लगाया वो कौन थे दोस्त, वो थे थेल्स। जैसा कि आप दो पत्थर को टकराते हैं तो उससे क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। तो उसी तरह आप यदि कलम
को किसी तेल वगैरह में अगर डुबा के आप अपने बालों में भी सेक करें तो उससे क्या होता है, देखिए उसमें अगर किसी भी पेपर है उसे आप अगर टच करें तो उससे क्या होता है, उस विद्युत का उत्पन्न होना माना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आविष्कार जो किया था, इसका खोज किन्होंने किया था, वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, थेल्स। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। जिस अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, उष्मा मुक्त होने की बात कही है। उष्मा मुक्त होने मतलब क्या, प्रसार होना, फैल जाना। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होती है उसे हम कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्त, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। परंतु जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का ग्रहण होता है, उसे कहते हैं उष्मा शोषी। तो आप समझ सकते हैं, क्षेपी का मतलब ही होता है प्रसार होना, फैल जाना, और शोषण का मतलब किसी चीज़ को एकत्रित करना, शोषण करना, जुटाना। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। साथ ही दोस्त, सांस लेना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप ध्यान रखिएगा, श्वसन जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। हीलियम का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्त हीलियम क्या है, हीलियम एक अक्रिय गैस है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हीलियम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ये किया गया है लोकेयर के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा, जितने भी अक्रिय गैस है सबका आविष्कार जो किया है वो किया है रेमजे, परंतु सिर्फ हीलियम एक ऐसा गैस है जिसका आविष्कार अपवाद वैज्ञानिक के रूप में माना जाता है लोकेयर के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, जितने भी अक्रिय गैस है उसका जो खोज या आविष्कार किया किसने किया था, रेमजे ने। परंतु हीलियम का जो आविष्कार किया है किन्होंने किया दोस्त, वह है लोकेयर। तो अब इसका आंसर क्या है दोस्त, लोकेयर। साथ ही दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हीलियम जितने भी अक्रिय गैस हैं उसे आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जितने भी अक्रिय गैस हैं उसे आवर्त सारणी के जिस वर्ग में रखा गया है वो कौन से दोस्त, वह है 18वां वर्ग। आप ध्यान रखिएगा, जो 18वां समूह में है, 18वां समूह, उसी में सभी अक्रिय गैस को रखा गया है। जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी क्या है, ये सभी अक्रिय गैस है। यदि दोस्त आपसे पूछे कि किस गैस का, कौन सा अक्रिय गैस का मात्रा सबसे अधिक वायुमंडल में है, तो वह है आर्गन का। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा अक्रिय गैस का मात्रा वायुमंडल में अधिक है, तो वह है आर्गन। आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, यदि आपसे पूछे कि सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, तो वह है रेडोन, और रेडोन वायुमंडल में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। आर्गन जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है, परंतु रेडोन जो है वायुमंडल में पाया ही नहीं जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, हीलियम का आविष्कार किसने किया था, लोकेयर। तो कृपया जितने भी प्रश्न हैं उन्हें आप लिंक करके पढ़ें, इससे आपको बेहतरीन जानकारी होगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्त हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है दोस्त, यह है फेरस सल्फेट। आप ध्यान रखिएगा, जितने भी है जैसा कि नीला कशिश, उजला कशिश, उसी तरह हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है, फेरस सल्फेट। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, फेरस सल्फेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है फेरस सल्फेट का, FeSO4 7H2O। आप ध्यान रखिएगा, जो फेरस सल्फेट है इसका सूत्र क्या होता है, FeSO4 7H2O। किसी बताते हैं दोस्त क्या होता है, FeSO4 7H2O। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही जो नीला कशिश उसका क्या होता है, उसका जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नीला कशिश को कॉपर सल्फेट। ध्यान रखिएगा। साथ ही जो उजला कशिश उसे क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आप ध्यान रख लें। तो हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या होता है, फेरस सल्फेट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। धान में खैरा रोग किस धातु की कमी से होता है। तो दोस्त आप ध्यान रखिए, जो धान में खैरा रोग होता है वो किस धातु की कमी से होता है, तो ये होता है जास्ता। अब ध्यान रखिएगा, जास्ता की कमी के कारण ही धान में खैरा रोग होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, जास्ता। जैसा कि आप सभी जानते हैं टीका रोग किस में होता है, मूंगफली में। कैंकर रोग किस में होता है, नींबू में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रोग हैं फसल का उन्हें भी याद कर लें, अब किसके कारण होता है इन्हें भी आप याद कर लें। तो धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है जस्ता के कारण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। कौन सा एकमात्र हार्मोन है जो गैस अवस्था में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कौन सा हार्मोन,
वो है एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एथिलीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कौन सा एकमात्र हार्मोन है, यह है एथिलीन। जैसा कि फल पकाने में, जो अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक रूप से फल पकाने में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो वह है एथिलीन। परंतु यदि आपसे पूछे कृत्रिम रूप से, तो वह है एसीटिलीन। जैसा कि आप जिसे कार्बिड बोलते हैं, हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, कार्बिड, वो मुख्य रूप से क्या है, वह है एसीटिलीन, क्योंकि वह कृत्रिम हार्मोन है। कृत्रिम प्रोसेस के द्वारा फलों को पकाया जाता है। परंतु जो प्राकृतिक रूप से आप देखते होंगे, जो पेड़ में ही फल जो पक जाता है, वो किसके कारण होता है, किस हार्मोन के कारण? तो वो होता है एथिलीन के कारण। परंतु जिसे आप कृत्रिम रूप से पकाते हैं, जिसे हम देहाती में या अपने घरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्बिड करते हैं, वो किसके कारण होता है? वो होता है एसीटिलीन के कारण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30। एस्पिरिन दवा किस पेड़ के संयोग से प्राप्त होता है या बनाया जाता है? तो जो एस्पिरिन दवा होता है, ये किसके द्वारा प्राप्त होता है, किस पेड़ के माध्यम से? तो यह होता है बिल्लो। आप ध्यान रखिएगा, जो एस्पिरिन दवा होता है किसके संयोग से प्राप्त होता है? तो यह है बिल्लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बेड़, जो बल्ला होता है, बल्ला वो किसके लकड़ी से बनाया जाता है? तो ये भी बिल्लो के ही लकड़ी से बनाया जाता है। तो एस्पिरिन दवा किस पेड़ के सहयोग से बनाया जाता है दोस्त? यह है बिल्लो। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बिल्लो। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो कृपया, यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ ही दोस्त, जितने भी फ्रेंड हैं उन्हें भी शेयर कर दें यदि आपने नहीं किया हो, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। साथ ही दोस्त, जो हमारा सेशन चल रहा है करंट अफेयर का, उसके साथ भी जुड़ें, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज करंट अफेयर का ट्रेंड बन चुका है सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो लो लेवल का एग्जाम हो, चाहे हाई लेवल का। आप ध्यान रखिएगा। तो कृपया अपडेट रहें करंट अफेयर से, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।